Hello students, hope you all are doing study well. Today we are going to discuss here kinds of proposal. As in my previous lecture we have discussed what is the proposal and the second thing essential elements of proposal. Today we are going to discuss here kinds of proposal यानी प्रस्ताव के प्रकार. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, तो इसको हमने चार्ट फॉर्मेशन में पढ़ना है और यहाँ मैंने आपको लिख दिया है कि प्रपोजल के कितने प्रकार होते हैं. इसको 8 भागों में डिवाइड किया है. सबसे पहला है इसका एक्सप्रेस्ड प्रपोजल. इसे हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्त प्रस्ताव. अभिव्यक्त प्रस्ताव, इस टर्म में इसका मीनिंग छिपा हुआ है. यानी जब कोई व्यक्ति अभिव्यक्त तौर पर बातचीत के माध्यम से किसी बात को या प्रस्ताव को दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है तो उसे एक्सप्रेस्ड प्रपोजल कहते हैं. ये जो प्रपोजल है ये रिटन में हो सकता है और दूसरा ओरल हो सकता है. सो द एक्सप्रेस्ड प्रपोजल कैन बी इन रिटन और ओरल, यानी लिखित या मौखिक. अब लिखित और मौखिक कैसे हो सकता है? ए बी के पास गया और उसने कहा कि मैं अपना मकान 5 लाख रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूँ. ए सेड टू बी, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस इन 5 लाख रुपी टू यू. तो ये हुआ ऑरल एग्रीमेंट. उसने अपनी बात में ये कहा है कि मैं अपना मकान तुम्हें बेचना चाहता हूँ. दूसरा आता है रिटन. रिटन प्रपोजल कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी किसी बात को लिखित तौर पर देता है तो उसे रिटन प्रपोजल कहते हैं. जैसे ए ने बी को लेटर लिखा और उसमें लिखा कि मैं अपना मकान तुम्हें 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ. तो यहाँ जो उसने लेटर लिखा है, लेटर, ये उसका रिटन प्रपोजल है. अब अगर ए ने बी को मेल किया है, इंटरनेट का ज़माना है, अगर उस व्यक्ति ने ए ने बी को मेल करके ये कहा है कि मैं अपना मकान तुम्हें 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो ये मेल भेजना भी रिटन प्रपोजल है. और इसी तरह से ओरल प्रपोजल, एक तो बातचीत में कहना और दूसरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. ए ने बी को फोन करके अगर ये बात कही है कि मेरा मकान मैं आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तो भी ये ओरल प्रपोजल है. चाहे उससे मिलकर कहे या टेलीफोन के माध्यम से कहे, ओरल प्रपोजल है. लेकिन अगर वह लेटर के थ्रू कहता है या उसको मेल सेंड करता है और अपना प्रपोजल रखता है तो वह रिटन प्रपोजल है. और रिटन और ओरल दोनों ही प्रपोजल एक्सप्रेस्ड प्रपोजल के अंतर्गत आते हैं. दूसरा यहाँ आता है इम्प्लाइड प्रपोजल. इसको बोलते हैं विवक्षित प्रस्ताव. जैसा पहला अभिव्यक्त है ये उसका उल्टा है, विवक्षित प्रस्ताव. इसे अप्रत्यक्ष या गर्भित प्रस्ताव भी कहते हैं. इसमें व्यक्ति अपने लिखित और मौखिक माध्यम से प्रस्ताव नहीं रखता है, वह यहाँ पर इम्प्लाइड वे में, इनडायरेक्टली और बाय कंडक्ट अपने आचरण से ये समझाता है कि उसने कोई प्रस्ताव रखा है. जैसे ए एक पेट्रोल पंप पे गया और वहाँ पर ले जाकर बी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी का ढक्कन खोल दिया ताकि उसमें पेट्रोल भरा जा सके. उसने बी से कुछ कहा नहीं है, लेकिन बी ने उसमें पेट्रोल भरा है और अब बी कहता है कि जो ये पेट्रोल भरा है इसके 100 रुपये आप मुझे दीजिए. तो ए को यहाँ बी को 100 रुपये देने होंगे क्योंकि ये उसका बाय कंडक्ट यहाँ शो हो रहा है कि उसको पेट्रोल भरवाना था, इसीलिए वह पेट्रोल पंप पे गया है और इसीलिए उसने अपनी गाड़ी का ढक्कन खोल करके बी के सामने अपनी गाड़ी रखी है. तो इस तरीके से ये जो 2 प्रपोजल हमने अभी पढ़े हैं, एक्सप्रेस्ड प्रपोजल और इम्प्लाइड प्रपोजल, बोथ आर प्रोवाइडेड
अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी अभिव्यक्त प्रस्ताव और विवक्षित प्रस्ताव दोनों के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। अब इसका तीसरा है स्पेसिफिक प्रपोजल, यानी विशिष्ट प्रस्ताव। When a proposal is made to a particular person, किसी विशिष्ट व्यक्ति से किया गया है तो उसे स्पेसिफिक प्रपोजल कहते हैं, यानी किसी एक ही व्यक्ति से किया गया है। ए ने बी से ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 20,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। ए का ये प्रस्ताव बी के लिए ही है, इसके लिए सी, डी, ई या कोई भी व्यक्ति और इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रपोजल पर्टिकुलर ए ने बी को किया है। तो ये होता है विशिष्ट प्रस्ताव जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति किए गए हैं। फिर आता है जनरल प्रपोजल, यानी सामान्य प्रस्ताव। When a proposal is made to public in general, यानी सभी लोगों को सामूहिक तौर पर जनरल प्रस्ताव किया गया है, किसी एक व्यक्ति से नहीं किया गया है। इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है कि स्पेसिफिक प्रपोजल जो होता है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किया गया है, जबकि जनरल प्रपोजल पब्लिक इन लार्ज के लिए यानी सभी के लिए किया गया है। इसका एक लीडिंग केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, स्मोक बॉल कंपनी। 1893 का ये केस है। इस केस में एक मेडिसिन के लिए प्रपोजल निकाला गया और वो जनरल प्रपोजल था। उसमें ये था कि अगर कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंजा की बीमारी की टैबलेट लेगा तो वह बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर वह बीमार पड़ता है तो उस कंपनी की तरफ से उसे 100 पाउंड्स $100 उसे दिया जाएगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति उन नियमों का पालन करते हुए दवाई लेता है, उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा बीमारी हो जाती है। तो यहाँ जो उसे बीमारी हो उसके लिए उसने क्लेम किया कि कंपनी ने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होगी तो वह उसे 100 पाउंड देगी, तो मुझे 100 पाउंड दिलवाए जाएं। कंपनी ने देने से मना कर दिया और ये कहा कि हमने पर्टिकुलर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जनरल प्रपोजल है, आपने इसे सभी व्यक्तियों के साथ किया है, और अगर किसी व्यक्ति के प्रति इसका उल्लंघन होता है तो कंपनी उसको कंपनसेट करने के लिए दायी है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को 100 पाउंड्स दिलवाए गए। ये हुआ जनरल प्रस्ताव। फिर आता है स्टैंडिंग प्रस्ताव, इसे बोलते हैं चलत प्रस्ताव। इसे कंटिन्यूइंग प्रपोजल भी बोलते हैं। जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या प्रपोजल रखा जाता है तो उसे स्टैंडिंग प्रपोजल कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड मतलब जैसे ए ने बी से ये कहा कि मैंने अपने कुछ मकान जो हैं किराए पर दे रखे हैं, तो क्या तुम अगले 3 महीनों के लिए उनका किराया इकट्ठा करके मुझे दोगे। तो ये प्रस्ताव ये है कि ए ने बी को अपॉइंट किया है फॉर ओनली 3 मंथ्स, और 3 महीने के बाद ये चलत प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 3 महीने की बात की है। यानी चलत प्रस्ताव का मतलब ये हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये किया गया है और उसके बाद वो प्रस्ताव खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड प्रपोजल, इन्हें कहते हैं मानक प्रस्ताव। हम अक्सर ये देखते हैं कि जैसे बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं या रेलवे के टिकट हैं या और भी कोई ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी कंपनी द्वारा हमें प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो हमसे डॉक्यूमेंट फिल करवाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी जगह शर्तें लिखी होती हैं और उन शर्तों को वैलिड माना जाता है और उसके प्रति हमारी कंसेंट मानी जाती है, और उसके नीचे हम जब सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो ये माना जाता है कि हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये मानक प्रस्ताव होते हैं।
कंपनी की तरफ से या बैंकिंग नियमों के अकॉर्डिंग या रेलवे रूल के अकॉर्डिंग अगर हम टिकट लेते हैं और टिकट के पीछे कोई शर्त लिखी हुई है तो वह शर्त उसके साथ हमारे ऊपर बाध्य होती है कि हमने उस कंडीशन को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है। ये होते हैं मानक प्रस्ताव। फिर आता है क्रॉस प्रपोजल, इसे हिंदी में पार प्रस्ताव कहते हैं। अब क्रॉस प्रपोजल क्या होता है? तो क्रॉस प्रपोजल का मतलब ये है कि इसे एक उदाहरण से समझेंगे। ए बी, यहाँ दो व्यक्ति हैं। ए ने बी से ये कहा कि मैं अपना मकान तुम्हें 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ और उसने बी को लेटर सेंड कर दिया ये लिखकर। इधर बी ने वापस ए को लिखा कि मैं आपका मकान 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ जो ए ने बी से कहा है, ए ने बी से कहा, ये हो गया फर्स्ट प्रपोजल। ये बी को मिलता उससे पहले बी ने भी ए को ये कहा कि मैं आपका मकान 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। ये भी फर्स्ट प्रपोजल। ये फर्स्ट प्रपोजल ए की तरफ से है, जबकि इधर फर्स्ट प्रपोजल बी की तरफ से है। तो इन दोनों में ही जब ये प्रस्ताव सेम है और एक दूसरे की सेम कंडीशन को लिए हुए हैं तो इन्हें कहते हैं क्रॉस प्रपोजल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही पक्षकार प्रोमिजर भी है और प्रोमिजी भी है एक दूसरे के प्रपोजल के लिए। तो ये होता है क्रॉस प्रपोजल। और लास्ट वन आता है काउंटर प्रपोजल, इसे हिंदी में कहते हैं प्रति प्रस्ताव। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उसको मॉडिफाई करके अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव रख देता है तो उसे प्रति प्रस्ताव कहते हैं। कैसे? ए ने बी से कहा कि मैं अपनी बाइक 5,000 रुपये में तुम्हें बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा ए से, मैं आपकी बाइक खरीदने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं इन्हें 2 किश्तों में खरीदूंगा, 2 किश्तों में खरीदूंगा। यहाँ ए ने अपनी तरफ से ये नहीं कहा था कि आपको इसे कितनी किश्तों में देना है या आप इसको किस तरीके से देंगे, लेकिन यहाँ ए ने बी को सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी बाइक आपको 5,000 रुपये में देना चाहता हूँ, क्या आप लेंगे? तो बी ने इसको मॉडिफाई कर दिया है कि मैं लेना तो चाहता हूँ लेकिन क्या मैं इसको 2 किश्तों में ले सकता हूँ। यहाँ पर बी ने जो ए को कहा है ये इसकी तरफ से प्रस्ताव है और ऐसे प्रस्ताव को काउंटर प्रपोजल यानी प्रति प्रस्ताव कहते हैं। तो यहाँ प्रस्ताव ए ने बी को किया है और बी ने जो ए को कहा है वो काउंटर प्रपोजल है। तो आज हमने प्रपोजल के काइंड्स देखे हैं और आज हमने इसके 8 तरीके के प्रपोजल देखे हैं। ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इजी वे में इसको चार्ट के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रपोजल टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल proposals definition which is provided under section 2A. The second thing we have discussed in last class was essential elements. And in the last, today we have discussed here kinds of proposal. So your proposal topic is completed today. Thank you.